हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक साइक्लोट्रॉन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो साइक्लोट्रॉन हमारे तभी समझ में आएगा जब हमें पता हो मोशन जो है चार्ज पार्टिकल का कैसा देखने को मिलता है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर आपने ये स्टडी नहीं किया तो आप लास्ट वीडियो स्टडी कर लीजिए, तभी जा करके ये हमारे पास समझ में आएगा। तो साइक्लोट्रॉन समझने से पहले हम वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल डिस्कस किया था इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो हमें पैराबोलिक मोशन देखने को मिलता है, पैराबोलिक पाथ देखने को मिलता है। जब उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस टाइम पे हमें सर्कुलर मोशन देखने को मिलता है, अगर सिर्फ और सिर्फ वहां पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है चार्ज पार्टिकल तो। और अगर किसी परपेंडिकुलर नहीं है उस टाइम पे हमें हेलिकल मोशन देखने को मिलता है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आपने दोनों फील्ड एक साथ अप्लाई कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर। चार्ज पार्टिकल जो है वो मान लीजिए मेरे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन है, उस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ अप्लाई कर दिए और कुछ इस टाइप से अप्लाई किए हैं कि वहां पर उनकी वजह से जो मेरे को फोर्स जो देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स, वो एक दूसरे के इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? उस केस में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वहां पर हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल जो है, प्रोटॉन जो है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है, वो किसी भी साइड डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ना ही तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट होगा, ना ही वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट होगा, ना ही तो वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, ना ही वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। वो वहां से अनडिफ्लेक्टेड सीधा वहां से स्ट्रेट लाइन के अंदर निकल जाएगा। कैसे? देखिए, हम पहले पढ़ रहे हैं वेलोसिटी फील्ड या सिलेक्टर। साइक्लोट्रॉन को बाद में करेंगे, पहले इस टॉपिक को कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये आपने इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ये हमें पता है। F is equal to QE, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रेजेंट इन दैट डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। तो ये हमारे पास होगी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन, ये हम लेकर के चले अलोंग y एक्सिस प्लस के j। चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो इधर की साइड, चार्ज पार्टिकल की जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो अलोंग x एक्सिस है, ये उसकी डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस v, ठीक है, पॉजिटिव है इसलिए मैंने इधर की साइड दिखा। नेगेटिव होता तो अपोजिट साइड में दिखाना पड़ता, बार बार कंफ्यूज मत होना इनके अंदर। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस टाइप से अप्लाई कर दिया, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर की डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया है मैंने वो मैंने इधर की डायरेक्शन अप्लाई कर दिया, माइनस के जेड एक्सिस या माइनस के, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो वी और बी। तो उस केस में मुझे जो मैग्नेटिक फोर्स जो देखने को मिलेगा वो कहां देखने को मिलेगा डियर स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फोर्स जो देखने को मिलेगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दैट इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। तो वी है हमारा आई के अलोंग, बी है हमारा के अलोंग। इसको आप लेकर के चलिए अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, इधर की साइड, माइनस के नहीं, अलोंग पॉजिटिव लेकर के चलिए। माइनस के लेकर के चलेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अगर ये यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर अलोंग प्लस के जेड एक्सिस या प्लस के, तो उस टाइम पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो किधर की साइड होगा? वी क्रॉस बी से अगर हम उसकी डायरेक्शन बताते हैं तो आपके पास क्या आएगा? आई क्रॉस के, हमारे पास क्या होता है? माइनस के जे। तो मैग्नेटिक फोर्स जो आपको देखने को मिलेगा वो किधर की डायरेक्शन में देखने को मिलेगा? अलोंग वाई एक्सिस, माइनस के वाई एक्सिस, इधर की साइड देखने को मिलेगा। तो इधर की साइड इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस के वाई एक्सिस में, इधर की साइड है मैग्नेटिक फोर्स माइनस के वाई एक्सिस में। अब मैं आपसे ये और कह देता हूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है उस केस में क्या होगा? देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इधर की साइड, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इधर की साइड। मैंने कह दिया इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। मतलब कहने का 10 न्यूटन ही तो फोर्स ऊपर की साइड लग रहा है, 10 न्यूटन फोर्स ही नीचे की साइड लग रहा है। तो उस केस में क्या होगा? क्या ये जो चार्ज पार्टिकल है वो किसी साइड डिफ्लेक्ट होगा? क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड जाएगा या वो मैग्नेटिक फील्ड की साइड जाएगा? सॉरी, क्या वो इलेक्ट्रिक फोर्स की साइड जाएगा या मैग्नेटिक फोर्स की साइड जाएगा? वो किसी साइड नहीं जाएगा। जैसे ये आपके पास है, इसके मैंने अपर साइड में भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, नीचे की साइड भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है। क्या ये किसी साइड जाएगा ऊपर या नीचे? किसी साइड नहीं जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स।
सेम यही कंडीशन यहां पर है। इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इस केस में कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, उस केस में चार्ज पार्टिकल के ऊपर आपको कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में सीधा निकल जाएगा, स्ट्रेट चला जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड। ओके, ये जो अरेंजमेंट जो होता है हमारे पास, इस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर क्यों नाम देते हैं वो अभी हम एक्सप्रेशन देखते हैं, उससे हमें पता लगेगा। मैंने कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैग्नीट्यूड बराबर है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, QE। QE द चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, E द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। FB क्या होता है, नेगेटिव फोर्स क्या होता है, QV क्रॉस B या QE भी साइन ऑफ थीटा। V और V दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो थीटा हो गया 90, साइन 90 हो गया 1। अब जरा ध्यान से देखिए, Q से Q कैंसिल, V इज इक्वल टू E बाई B। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी की वैल्यू, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जितना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है और अपॉन में जितना आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, इन दोनों का जो रेशियो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल आ जाता है। इसीलिए हम इसको नाम देते हैं वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर। मतलब कहने का अगर वो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आपको वहां पर वो कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, वो स्ट्रेट वहां से निकल जाएगा। इसीलिए इसको नाम दिया वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर का। तो ये हमारे पास होता है वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर। इसका जो यूज जो किया सबसे पहले वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर का, जे थॉमसन ने इसका यूज किया 1897 के अंदर। जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट करने के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। इसे फाइंड आउट करने के लिए, चार्ज टू मास रेशो को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जे थॉमसन ने इसका यूज किया, फिर आगे भी इसका यूज होता रहा। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वेलोसिटी फिल्टर या सिलेक्टर। अब हम चलते हैं अपने मेन आर्टिकल के ऊपर, दैट इज साइक्लोट्रॉन, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल। कंप्लीट 5 नंबर का पूछा जाता है, बिल्कुल इजी है, बस आपको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, सेम एज इट इज है सब कुछ, उसकी वर्किंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सब सेम। तो सबसे पहले तो सुनिए साइक्लोट्रॉन होता क्या है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, कोई भी आपके पास टॉपिक है या थिंग है, उसकी नाम में इसकी पहचान छिपी होती है। तो जैसे अगर हम यहाँ से इसको देखना चाहें साइक्लोट्रॉन को, तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो साइक्लो, दूसरा ट्रोन। साइक्लो जो उठाया है वो साइक्लिक के लिए उठाया है। साइकिल को मैं सिंपल नाम दे दूं सर्कल, साइकिल जो है वो ऐसे, उसका जो पहिया जो होता है वो सर्कुलर शेप में, तो साइकिलो जो उठाया है वो साइकिल के लिए उठाया है, साइक्लिक के लिए उठाया है, या मैं कहूं इसको सर्कल भी नाम दे सकता हूं। और ट्रोन जो उठाया है वो प्रोटॉन के लिए उठाया है, प्रोटॉन कहूं, ड्यूट्रॉन कहूं, एटसेट्रा। मतलब कहने का हम यहां से कुछ करेंगे प्रोटॉन ड्यूट्रॉन के साथ, उसको हम साइक्लिक ऑर्डर के अंदर या साइक्लिक फॉर्म में वहां पर आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसा ही होता है। इसकी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सुनिए, फिर इनका मीनिंग समझ में आएगा साइक्लोट्रॉन होता क्या है। साइक्लोट्रॉन जो है एक टाइप का डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। ध्यान से सुनना इस चीज को, चार्ज पार्टिकल को, सभी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए इसका यूज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। जैसे कि प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, एटसेट्रा। तो साइक्लोट्रॉन इज एन डिवाइस विच इज यूज्ड टू accelerate the positively charged particle like proton, neutron and alpha particle। इससे हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, वो लास्ट में इसकी लिमिटेशन आएगी तब पता लगेगा कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़ने के बाद। तो यहां से हम इसको एक्सेलरेट करते हैं, किसको, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, विद पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एटसेट्रा। कैसे करते हैं इसको एक्सेलरेट, अब इसका प्रिंसिपल देखिए जरा, इसको पढ़िए ध्यान से, प्रिंसिपल को लिखा हुआ आपके सामने। कोई भी चार्ज पार्टिकल
कोई भी चार्ज पार्टिकल कैसा, पॉजिटिव, जिसको आपने एक्सेलरेट करना है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, अगर वो मूव कर रहा है, मूव कैसे कर रहा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस टाइम पे किस पाथ को वो फॉलो करता है, सर्कुलर मोशन को फॉलो करता है। अगर आपके पास, हमने जो लास्ट जो वीडियो जो थी हमारे पास वही यही तो थी, अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है और वहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उस टाइम पे आपको जो चार्ज पार्टिकल का जो मोशन जो देखने को मिलता है वो कैसा देखने को मिलता है, साइक्लिक मोशन देखने को आपको मिलता है, सर्कुलर मोशन आपको देखने को मिलता है। अगर वहां पर वो परपेंडिकुलर नहीं है, उनके बीच में कुछ एंगल है 90 डिग्री से कुछ कम या ज्यादा, उस केस में आपको हेलिकल मोशन देखने को मिलता है। तो बस यही इसका प्रिंसिपल है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मली या परपेंडिकुलरली वहां पर मूव कर रहा होता है, उस टाइम पे वो चार्ज पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, सर्कुलर मोशन को फॉलो करता है। ये आपने पढ़ चुके और ये इसका प्रिंसिपल है। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है साइक्लोट्रॉन। जो आपने चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करने वो क्या करने हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा, तो उसका तो उठाया है ट्रॉन। और जो एक्सेलरेट होगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जब हम उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो साइक्लिक सर्कुलर पाथ में वो चलता है और उसका उठाया है साइक्लो या साइक्लिक। ओके, अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए, फिर इसकी थ्योरी समझिए। अब देखिए, साइक्लोट्रॉन जो डिजाइन जो किया था वो अर्नेस्ट ओरलांडो लॉरेंस और एम स्टैनले लिविंगस्टन, या शॉर्ट फॉर्म में हम नाम दे लॉरेंस और लिविंगस्टन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिजाइन किया था, इसके बारे में बताया था। साइक्लोट्रॉन हमारे पास होता क्या है, एक्चुअली हमारे पास दो डी शेप की मेटल्स होती है। डी शेप, जो आपके पास डी शेप जो है, जैसे ये आपके पास क्या है, डी शेप, तो इस टाइप से आपके पास दो डी शेप की मेटल होती है। उन मेटल्स को, जो दो आपके पास डी शेप की जो मेटल्स जो है, उनको हाई फ्री, एक दूसरे से वो अलग अलग होती है, ज्वाइंट नहीं होती है, एक दूसरे से स्टी हुई नहीं होती है, चिपकी हुई नहीं होती है, एक दूसरे से अलग होती है, सेपरेटेड होती है। उन दोनों को हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या होता है, पहले इसको समझिए, या हम कहे सबसे पहले ऑसिलेटर को समझिए। थोड़ा सा ही समझाएंगे इसके बारे में, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे ऑसिलेटर के बारे में भी। ऑसिलेटर हमारे पास क्या होता है, जैसे नाम से दिख रहा है ऑसिलेट कराना। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट का मीनिंग क्या है, हमारे पास हर हाफ टाइम पीरियड के बाद या हर हाफ रोटेशन के बाद जिस करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, उस करंट को हम नाम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट का। यही होता है। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट की, तो डायरेक्ट करंट जो होता है उसमें हमारे पास करंट रिमेन्स कांस्टेंट, स्टडी करंट होता है, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती है। ये हमारे पास होता है कांस्टेंट करंट या स्टडी करंट। और ये हमारे पास होता है अल्टरनेटिंग करंट। इसी करंट को हम नाम देते हैं ओसिलेटिंग करंट का। ओसिलेट कर रहा है, हर हाफ रोटेशन के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये कुछ आपका ओसिलेटर इसी से रिलेटेड ऐसा ही होता है। वो क्या करता है, आप वो करंट की डायरेक्शन को भी हर हाफ रोटेशन के बाद चेंज कर सकता है। वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी डायरेक्शन को भी हर हाफ रोटेशन के बाद चेंज करता रहता है। इसमें हम जो यूज कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, यहाँ पर हम जो ऑसिलेटर जो यहाँ पर यूज किया जा रहा है, यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी का क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ हर्ट्ज, और जो पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करते हैं वो 10⁻⁴ वोल्ट। इसीलिए इसको नाम दिया गया हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का। इतना पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं इसकी हेल्प से। ऑर्डिनरी बैटरी से हम इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम ऑसिलेटर का यूज करते हैं। इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं 10⁻⁴ वोल्ट। और अब जरा इस चीज को देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10⁻⁷ हर्ट्ज। 10⁻⁷ हर्ट्ज का मतलब अगर मैं इसका टाइम पीरियड निकालूं, टाइम पीरियड निकालने का मतलब 1/फ्रीक्वेंसी, 1/फ्रीक्वेंसी का मतलब 1/10⁻⁷, 1/10⁻⁷।
1/10⁻⁷ का मतलब 10⁻⁻7 सेकेंड, 10⁻⁻7 सेकेंड का मतलब 0.0000001 सेकेंड। इतने टाइम में, इतने थोड़े से टाइम में, सेकंड के 10⁻⁷वें हिस्से के अंदर वो अपनी 2 बार डायरेक्शन चेंज कर चुका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये मीनिंग है इसका हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का। आगे समझे? तो यहां पर यह होता है हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जिसकी हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अप्रोक्सीमेट 10⁴ वोल्ट का, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 10⁻⁷ हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का आई थिंक आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है, इन सब का क्या रोल है। अब जरा समझते हैं इसको, जरा ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट्स। एक मेटल प्लेट आपके पास ये है, ये आपके पास एक डी ये है, ओके, और एक डी आपके पास ये है, दोनों एक दूसरे सेपरेटेड होती है। अटैच कैसे करते हैं दोनों के साथ, यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा देते हैं, यहां पर इनके साथ जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। ये यहां पर कनेक्ट करते हैं इनके साथ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है ये हमारे पास मेटल प्लेट है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर यही वही काम करता है बैटरी का ही, लेकिन बैटरी से इतना हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं हो पाता है, ये अप्लाई करता है 10⁴ वोल्ट का। तो एक साइड हाई पोटेंशियल, एक साइड लोअर पोटेंशियल, मतलब एक जिस टाइम पे एक डी आपके पास ये वाला पॉजिटिव हाई पोटेंशियल का काम करेगा, ये वाली डी लोअर पोटेंशियल नेगेटिव का काम करेगा। सिंपल वर्ड्स में हम ये समझ सकते हैं। अब यहां पर इसका जो प्रिंसिपल जो है, अब इसको जरा ध्यान से समझिए। यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का जो हम यूज करते हैं वो हम जो जिस पार्टिकल को हमें आयनाइज करना है, जो जिस पार्टिकल को हमें एक्सेलरेट करना है, उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम इसका यहाँ पर यूज करते हैं। जो भी चार्ज पार्टिकल आपने एक्सेलरेट करना है, प्रोटॉन, ड्यूटॉन, अल्फा पार्टिकल, उसको इन डी के सेंटर में रखिए। ये रख दिया यहाँ पर इसके सेंटर पे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्रोटॉन है। अब यहां पर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मान लीजिए ये इधर की साइड मूव कर रहा है, पार्टिकल जो मूव करेगा वो इधर की साइड मूव कर रहा है। कैसे मूव करेगा वो इसी से मूव करेगा, वो भी बताएंगे। मान लीजिए पहले इधर की साइड मूव कर रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कीजिए, तभी जो सर्कुलर मोशन में जाएगा, जो हमारा प्रिंसिपल था। तो कैसे अप्लाई करेंगे? मान लीजिए ये आपके पास एक मैग्नेट इधर है, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर की साइड है, दूसरी मैग्नेट इधर है, उस मैग्नेट का साउथ पोल इधर की साइड है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं हम हाईली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक मैग्नेट आपके पास इधर है जिसका नॉर्थ पोल ये है, दूसरी मैग्नेट आपके पास ये है जिसका साउथ पोल ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो गई? नॉर्थ टू साउथ हो गई, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे हर जगह पे प्रेजेंट है। 3 लाइन से मैंने इसको दिखा दिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब इससे आगे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इससे आगे जो होगा, अब जैसे ही यहां पर आप इस ऑसिलेटर को ऑन करोगे, तो जैसे मैं बता रहा था ये एक टाइप से बैटरी है। मान लीजिए ये हमने जो चार्ज पार्टिकल जो लिया है वो हमारे पास क्या, प्रोटॉन है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो जिस टाइम पे मान लीजिए इधर की साइड हायर पोटेंशियल है, इधर की साइड लोअर पोटेंशियल है, तो ये वाली डी जो है इसको नाम देता हूं D1 का, ये वाली डी इसको नाम देता हूं D2 का। ये काम करेगी पॉजिटिव की तरह, हायर पोटेंशियल की तरह, ये काम करेगी नेगेटिव की तरह, नेगेटिव पोटेंशियल की तरह। मेटल ही तो है, मेटल की ही तो बनी हुई है डी है ये, मतलब कंडक्टर ही है आपके पास। तो यहां पर ये जो आपके पास चार्ज पार्टिकल है वो किधर की साइड जाने की कोशिश करेगा? अलोंग नेगेटिव चार्ज, अलोंग लोअर पोटेंशियल, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो ये इधर की साइड भागेगा, इधर की साइड भागेगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो क्या होगा, इसको कौन सी मोशन में लेकर के जाएगा? सर्कुलर मोशन में। कहेगा तू जा तो सही, लेकिन ऐसे मत जा। कैसे जा? ऐसे जा, थोड़ा सा घूम करके। तो जैसे ही वो ऐसे जाएगा इस टाइप से, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर जो आपने अप्लाई कर रखा बी टेस्ला, जैसे वो यहां पहुंचेगा उतने ही टाइम में इसकी जो ये ऑसिलेटर जो है इसको चेंज कर देगा। ऑसिलेटर का क्या काम है? हर हाफ टाइम पीरियड के बाद उसको चेंज कर देना। चेंज कर देगा तो टाइम पीरियड कितना, 0.0000 जो आपके पास आया था 10⁻⁷ सेकेंड, उतने हिस्से में इसको 2 बार चेंज कर देगा इसकी पोलैरिटी को, इतने हिस्से में। जरा आप इस चीज को समझिए। तो जैसे वो यहां पहुंचेगा, ये वाली डी तो हो जाएगी नेगेटिव, ये वाली डी हो जाएगी पॉजिटिव।
तब ये पार्टिकल आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन है, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, क्या करेगा रिपेल। अब ये आएगा इधर की साइड, नेगेटिव वाली की साइड आएगा, नेगेटिव वाली की साइड आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कहेगा, तू जा नेगेटिव की साइड, लेकिन कैसे जा, सर्कुलर पाथ में जा। जैसे वो यहां पहुंचेगा फिर से ये इसको रिवर्स कर देगा, ऑसिलेटर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये उधर जाएगा नेगेटिव की साइड जा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या कहेगा, सर्कुलर पाथ में जा। जैसे ही आप पहुंचेगा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ऐसे करते करते ये चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, और यहां पर कहीं हमारे पास कोई आपके पास विंडो जिसमें से बाहर निकल जाता है, और यहां पर आपके पास कोई टारगेट जिसपे भी आपको इसे हिट कराना है, इसको एक्सेलरेट करा करके वो उस टारगेट को हिट यहां पर कर देता है। तो इस टाइप से चार्ज पार्टिकल जो है वो यहां पर आपके पास एक्सेलरेट होता है ऐसे। ओके, आ गया समझ में? अगर नहीं आया तो जरा इसको समझ लीजिए। आई थिंक ये आपके सबके घरों में होगी, क्या नाम जो वट एवर यू कॉल्ड इट, इसका मीनिंग नहीं है। इसको यहां से दो हिस्सों में डिवाइड कीजिए, यहां से इसको बीच में से कट कर लीजिए, आपके पास दो डी शेप की मेटल प्लेट बच जाएगी, एक इधर की साइड एक इधर की साइड, याद रखने के लिए बता रहा हूं आपको। तो एक इसको मैं हिस्से को नाम दे रहा हूं D1, ये बच गया आपके पास D1, ये हिस्सा बच गया आपके पास, इसको मैं नाम दे रहा हूं D2। अब आपने इनको अलग कर दिया, अब आपको इनको जोड़ना है। जोड़ना कैसे, आपस में ऐसे चिपकाना नहीं है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ। तो यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कनेक्ट कीजिए, जिससे हम 10⁴ वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 10⁷ हर्ट्ज होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम पीरियड जो है 1/10⁷ सेकंड, इतने टाइम में उसको 2 बार उसकी पोलैरिटी को चेंज कर देगा, इनकी डीज की पोलैरिटी को। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना, चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रखिए बिल्कुल सेंटर में, इन दोनों डी के सेंटर में यहाँ पर। अब प्रिंसिपल जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है, प्रिंसिपल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कीजिए। यहाँ पर एक मैग्नेट यहाँ रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसका नॉर्थ पोल इधर, एक दूसरी मैग्नेट यहाँ रखिए जिसका साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल उसका नीचे की साइड। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो गया नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। यहाँ से ऑसिलेटर को ऑन कर दिया, ऑसिलेटर को ऑन कर दिया तो किसी टाइम पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये आपके पास चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव नेगेटिव की साइड जाएगा, नेगेटिव की साइड ऐसा सीधा जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है उसको कैसे कर देगा, सर्कुलर मोशन में, तो वो ऐसे जाएगा सर्कुलर। फिर जब तक वो यहाँ पहुंचेगा तब तक ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट, ऐसे करते 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 यहाँ कहीं विंडो लगी होती है, उस विंडो में से बाहर निकल जाता है, यहाँ कोई टारगेट होता है उस पर हिट कर देता है। तो इस टाइप से साइक्लोट्रॉन जो है वो काम करता है। ये हो गई भाई इसकी कंस्ट्रक्शन और थ्योरी। अब आते हैं इसके मैथमेटिकल पार्ट पे। मैथमेटिकल पार्ट सारा सारा वही है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। यहां से जो चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, एज एन एवरेज हम मान लेते हैं उसकी रेडियस जितनी भी है, एज एन एवरेज हमने ले ली, सर्कुलर पाथ में जो मूव कर रहा है उसकी रेडियस r है, और जितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो वो मूव किसकी वजह से कर रहा है, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या होता है, QVB साइन ऑफ थीटा या QV क्रॉस B। अब हम देख चुके हैं V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री का, तो साइन 91, तो मैग्नेटिक फोर्स यहां पर कितना है, QVB। यही मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उसी की वजह से तो ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस r है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, mv²/r। इन दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूं, क्योंकि इसी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से तो सेंट्रीपिटल फोर्स आया है, अगर ये नहीं होता तो थोड़ी वो मूव कर पाता। तो सारा वही है जो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, सब कुछ सेम एज इट इज है। वही सारी चीज यहां से फाइंड आउट करेंगे, कितनी रेडियस देखने को मिलेगी, कितनी वेलोसिटी देखने को मिलेगी, कितनी उसका टाइम पीरियड होगा, कितना फ्रीक्वेंसी होगा, कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी चार्ज पार्टिकल की। तो QVB इज इक्वल टू mv²/r। तो यहां से अगर मैं पूछता हूं v की वैल्यू इन टर्म ऑफ r क्या आ जाएगी, QBr/m, यही हो जाएगी। या मैं पूछता हूं आपसे वैल्यू ऑफ r, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, mv/qb, ये हमारे पास आ जाएगा। ये आ गई उसकी रेडियस इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, आ गई उसकी वेलोसिटी इन टर्म ऑफ रेडियस। अब मैं आपसे पूछता हूं उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए, टाइम पीरियड बताइए। तो फिर से भैया हमारे पास रिलेशन जो होता है r इज इक्वल टू v ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू r/v। तो r हमारे पास क्या है, ये रहा mv/qb/v, v से v कैंसिल। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है हमारे पास, v इज इक्वल टू
आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। तो वी अपॉन आर क्या है मेरे पास, एम वी अपॉन क्यू बी, वी से वी कैंसिल। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी आ गई, क्यू बी बाई एम। इसको लिख लो यहां पर साइड में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई मेरे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए कि आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, इसकी तो हमें पता है कितनी है, 10⁻⁷ हर्ट्ज। चार्ज पार्टिकल की कितनी होगी फ्रीक्वेंसी, न्यू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ओमेगा है हमारे पास क्यू बी अपॉन एम अपॉन 2 पाई। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, न्यू इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा इस चार्ज पार्टिकल का, कितने टाइम में एक ऑसिलेट करेगा कंप्लीट, टाइम पीरियड इज इक्वल टू एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब बात करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की। इस चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए आपके पास प्रोटॉन है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, अगर मैं v की वैल्यू टर्म पुट कर देता हूं इन टर्म ऑफ r, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम। तो क्यू बी आर बाई एम इस सारे का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई इसकी काइनेटिक एनर्जी, कितनी आ गई, हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम। क्यू बी आर एम इन सब का वैल्यू आपको पता ही है, एम इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, B is the applied magnetic field strength, Q is the charge of the charge particle। तो ये आ गया हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी, हाफ Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन M। अब कई बुक्स में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल के दिखा देते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या मतलब है, अब देखिए यहाँ पर Q और M तो कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल और चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल तो मैक्सिमम रहेगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको कब देखने को मिलेगी, जिस टाइम पे आप मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे और जिस टाइम पे इसकी रेडियस मैक्सिमम होगी, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ मैक्सिमम होगी, उस टाइम पे आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी। या इन टर्म ऑफ वेलोसिटी बताओ, जिस टाइम पे इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उस टाइम पे आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी। तो मान लीजिए आर नोट और वी नोट जो है वो हमारे पास है मैक्सिमम रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो इन टर्म ऑफ मैक्सिमम रेडियस और वेलोसिटी जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी नोट स्क्वायर, और इन टर्म ऑफ आर हाफ क्यू स्क्वायर बाई एम, ये तो कांस्टेंट है, बी नोट स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, सारी चीजें वही है जो कल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अब फिर से आप जरा इस टाइम पीरियड को देखिए, टाइम पीरियड जो हमारे पास आया है दैट इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी। मतलब कहने का यहाँ पर टाइम पीरियड जो है चार्ज पार्टिकल का वो रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है, यहाँ पे डिपेंड करता है, कैसे बोल सकते हो, डिपेंड करता है। डिपेंड इस टाइप से करता है, अगर उसकी रेडियस ज्यादा होगी तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, अगर उसकी वेलोसिटी कम होगी तो रेडियस ज्यादा हो जाएगी, लेकिन टाइम पीरियड उसका सेम ही रहना है, चाहे वो इस सर्कल में जाए, इस वाले सर्कल में जाए, चाहे वो इस वाले में जाए, चाहे इस वाले में जाए। इसमें रेडियस कम है, इसमें उसकी वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी, इसकी रेडियस ज्यादा है, इसमें उसकी वेलोसिटी कम मिलेगी, टाइम पीरियड उसका सेम रहना है, फिर से सेम वही चीज। तो ये था हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड थ्योरी। अब इससे रिलेटेड और कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं पहले। इससे रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट थिंग्स डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्या है, ये चार्ज पार्टिकल जो है, जो भी जिस चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट कर रहे हो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट कर रहे हो, वो तभी एक्सेलरेट होगा जिस टाइम पे जो आपने फ्रीक्वेंसी अप्लाई की है, हम फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटर, जो हमारे पास कितनी है 10⁻⁷ हर्ट्ज। इसी फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है वो साइक्लोट्रॉन की है,
साइक्लोट्रॉन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हम इसको, जो ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है उसी को हम नाम देते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी न्यू सी से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 10⁻⁷ हर्ट्ज। तो हम बता रहे थे कि जो चार्ज पार्टिकल जो है वो तभी एक्सेलरेट होगा जिस टाइम पे उसकी फ्रीक्वेंसी, ध्यान से सुनो, जिस टाइम पे उसकी फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी उसी टाइम पे हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं। मतलब जितनी आपके पास ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जिसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का नाम दे रहे हैं उतनी फ्रीक्वेंसी उस चार्ज पार्टिकल की होनी चाहिए। उस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, वो एक बार इधर जा रहा था इस D के पास, D1 के पास, एक बार वो इधर जा रहा था D2 के पास, वो इतने टाइम में जो भी हमारे पास आता है इसका टाइम पीरियड 0.00001 सेकेंड, इतने टाइम में वो 2 बार एक चक्कर लगा लेना चाहिए। इतने टाइम में वो 2 चक्कर लगा लेना चाहिए। इतनी फ्रीक्वेंसी उस चार्ज पार्टिकल की होनी चाहिए जितनी इस साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है। अगर ऐसा नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, इसको हम बोलते हैं, जिस जहां पर फ्रीक्वेंसी मैच करती है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। प्लस वन में बता चुका हूं, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है, जिस टाइम पे साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी और चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी उसी टाइम पे ही हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं, अदरवाइज चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं होगा। क्यों? अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसी टाइम पे वो मान लीजिए D तो हो गई पॉजिटिव और चार्ज पार्टिकल अभी रुका हुआ है पॉजिटिव पे ही, तो फिर उस टाइम पे वो क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करके किसी और पाथ को ही फॉलो करेगा और वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है, रेजोनेंस कंडीशन। कई बार पूछ लेता है एग्जाम में 1 या 2 नंबर में, रेजोनेंस कंडीशन के बारे में बताइए। अब इसकी हम करते हैं लिमिटेशन सबसे पहले और फिर इसके करते हैं एडवांटेज या यूजेज। लिमिटेशंस क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहली लिमिटेशंस तो इसकी यही है कि यहां पर जो चार्ज पार्टिकल आप एक्सेलरेट कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी और साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल होनी चाहिए, जो अभी मैं बता रहा था, दैट इज रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन अगर वहां पर अप्लीकेबल है, वेरीफाई है, तो ही हम चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ये इसकी पहली लिमिटेशन। दूसरी जो इसकी लिमिटेशन है वो क्या है, हम यहां पर इसकी हेल्प से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट कर सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम इससे एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम इससे एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं एक्सेलरेट कर सकते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास जो है काफी कम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास जो है काफी कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होने की वजह से उसकी वेलोसिटी काफी हाई हो जाती है। उसकी वेलोसिटी इतनी हाई हो जाती है कि वो ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, इससे भी ज्यादा हो जाती है। उस केस में क्या हो जाता है, जो आपने आइंस्टीन रिलेशन जो पढ़ रखा है, m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस v² बाई c²। फेमस रिलेशन है, फेमस थ्योरी है। तो यहां पर जिस टाइम पे जब हम चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं उस टाइम पे उसकी स्पीड जो है वो या तो हम ये बोलते हैं कंपेरेबल इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, इतनी हो जाती है। तो उस केस में क्या होगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पर हमारे पास जो रेस्ट मास जो होगा उस इलेक्ट्रॉन का वो 0, मतलब वो इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई नहीं देगा। उस टाइम पे दिखता वैसे भी नहीं है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है आप ये समझिए है ही नहीं। तो है ही नहीं तो फिर एक्सेलरेट किसको करें? तो ये इस वजह से हम इसको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को वहां पर एक्सेलरेट नहीं कर पाते हैं। दूसरा, हम यहां से न्यूट्रल जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल होते हैं उसको हम एक्सेलरेट नहीं कर पाते। जो न्यूट्रॉन जो है एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, तो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल को भी हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, उसको पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी से क्या लेना देना, वो तो न्यूट्रल है, ना ही तो वो पॉजिटिव की साइड जाएगा ना ही वो नेगेटिव की साइड जाएगा। जब वो किसी साइड जाएगा ही नहीं तो एक्सेलरेट होगा कैसे? तो ये है इसकी कुछ एक लिमिटेशंस। अब बात करते हैं इसके यूजेस के। साइक्लोट्रॉन का हम यूज कहाँ करते हैं? तो साइक्लोट्रॉन का जो हम यूज करते हैं, स्टार्टिंग में जो इसका यूज किया गया था वो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर इसका यूज किया गया था।
न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर इसका यूज किया गया था। और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जैसे एटम है, एटम्स को ब्रेक करने के लिए हम वहां पर इन चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट करते हैं, वहां पर हम साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हम इसको एक्सेलरेट करते हैं। लेकिन ये इतना यूजफुल होता नहीं है। बेटाट्रॉन आगे और फर्दर बहुत सारे डिवाइसेस जो है आ गए, उसको उन्होंने इसकी जगह ले ली। दूसरा जो है, इससे हम इसको यूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, बॉडी के अंदर जो ट्यूमर्स जो होते हैं, कैंसर के जो ट्यूमर्स जो है, वहां पर जो चार्ज पार्टिकल जो हम एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, उनकी एक बीम, कंप्लीट बीम वहां से एक्सेलरेट होती है। और जिस पार्ट को वहां पे डैमेज करना होता है, जिस ट्यूमर्स को वहां पे डैमेज करना होता है, उस जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर टारगेट जो लगाया होता है, जो फॉर एग्जाम्पल वो टारगेट जो हमारे पास ट्यूमर है उसको टारगेट करती है और उसको वहां से खत्म कर देते हैं। तो ये इसका मेजर यूज है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि बिना प्रॉब्लम जो है आर्टिकल हमारा अधूरा रहता है। एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। देखिए क्या कहता है। आपके पास कोई साइक्लोट्रॉन है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, साइक्लोट्रॉन की जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास कितनी है, 10 मेगाहर्ट्ज, इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी है। आपको बताना है व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन्स। आपको ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बताना, आपने कितना वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा और एक्सेलरेट किसको करना है, प्रोटॉन को आपने वहां पर एक्सेलरेट करना है। तो प्रोटॉन को एक्सेलरेट करना है तो प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन की भी रिक्वायरमेंट होगी, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की भी रिक्वायरमेंट होगी। इफ द रेडियस ऑफ द डी इज 60 सेंटीमीटर, डी की जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है। तो डी की रेडियस मतलब वो आपको सीधा सीधा सर्कल की रेडियस दे रहा है। रेडियस ऑफ डी कितनी है हमारे पास, 60 सेंटीमीटर है। साथ के साथ आपको ये भी बताना है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी बतानी है आपने प्रोटॉन की इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर बतानी है, ना कि जूल के अंदर। गिवन क्या क्या है आपको, चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन का गिवन है प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास भी गिवन है प्रोटॉन का, दैट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। बताना क्या क्या है आपको, एक तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है और एक काइनेटिक एनर्जी बतानी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। रिलेशन भी गिवन है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, या हम कहें 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे हम इसको। यहां से आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इन सबको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 10 मेगाहर्ट्ज, तो इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कीजिए। तो ये आ गई हमारे पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड आउट करना है। मास ऑफ प्रोटॉन ठीक है, एसआई यूनिट में ही है, चार्ज भी एसआई यूनिट में है। रेडियस जो है डी की, या सीधा सीधा हम कहें सर्कल की 60 सेंटीमीटर, इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 10⁻2 मीटर। काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी आपने फाइंड आउट करनी है और मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड आउट करना है। तो देखिए डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो कहां से आएगा, हम वहां पे लिख सकते हैं mv²/r इज इक्वल टू QEB। तो सबसे पहले हमारे पास जो था प्रिंसिपल जो था वो यही तो था, जो हमें जो देखने को मिलता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां से हमारे पास जो B की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, mv/QR, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो अब देखिए हमारे पास जो जो चीजें गिवन है, मास भी गिवन है चार्ज पार्टिकल का, चार्ज भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, या इन टर्म ऑफ आर भी, आर निकालोगे तो b आएगा उसमें, यहीं से निकालनी पड़ेगी। आर ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू। तो इसकी जगह लिख सकता हूं, v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, m, v की जगह आ गया मेरे पास r इंटू 2 पाई न्यू अपॉन क्यू आर, r से r कैंसिल। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया मेरे पास m इंटू 2 पाई न्यू अपॉन क्यू। मास ऑफ चार्ज पार्टिकल की वैल्यू पुट कीजिए, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। 2 पाई की वैल्यू पुट कीजिए, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कीजिए 10⁻7 हर्ट्ज,
चार्ज की वैल्यू पुट कीजिए, सॉरी यहाँ पर मास की वैल्यू पुट कीजिए 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और यहाँ पर चार्ज की वैल्यू पुट कीजिए 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जो भी आपके पास आएगा वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इन टर्म ऑफ टेस्ला। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम सीधा सीधा बता सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर, एम गिवन है आपको, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, वी हमारे पास ये रहा आर इंटू 2 पाई न्यू, तो इसका स्क्वायर करोगे तो हाफ एम आर स्क्वायर, 2 का 4, पाई का पाई स्क्वायर, न्यू का न्यू स्क्वायर। तो एम की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू भी है, 4 की वैल्यू भी है, पाई की वैल्यू भी है, न्यू की वैल्यू भी है। सारी वैल्यू पुट करके सोल्व कीजिए, आपके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। किसके अंदर आएगा काइनेटिक एनर्जी? जूल के अंदर आएगा। अब उसने जूल में नहीं पूछा, अब उसने पूछा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। जब आप इस सारे को सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी किसमें? जूल में। अब उसने पूछा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करोगे आप? काइनेटिक एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी आपके पास आएगी उसको आप इससे डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻13 से। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये हमारे पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन